नमस्कार, मैं के.एस. मिश्रा स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस चैनल इग्नो फेयर पर। जी हां, बहुत टाइम से क्लासेज हो नहीं पा रही थी, मेरा स्वास्थ्य सही नहीं था। अभी भी पूरी तरह से स्वस्थ नहीं है, लेकिन हाँ, काफ़ी आराम है। तो इस वजह से अभी क्लासेज आपको रेगुलर मिलेंगी। हो सकता है दिन भर में आपको 1 से ज़्यादा 2 या 3 क्लासेज मिल सकें, क्योंकि अभी आपका एग्ज़ाम एकदम पास में है और यूपी पीसीएस के पेपर का एनालिसिस खत्म करना ज़्यादा ज़रूरी है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज जो सवाल होंगे वो एक्चुअल में पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन से होंगे, जो 2019 में यूपी पीसीएस ने पूछे हैं। ठीक है? आइए, पहला सवाल आज की क्लास का आप देखिए। ये मैंने लास्ट क्लास जो थी इसमें आपसे पूछा भी हुआ था कि भाई इसका जवाब आप लोग दीजिए। संविधान की प्रस्तावना का विधिक स्वरूप क्या है आखिरकार? व्हाट इज द लीगल नेचर ऑफ प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? इट इज इन्फोर्सिबल, इसको लागू किया जाता है, इसको लागू नहीं किया जा सकता है। इट मे बी इन्फोर्स्ड इन स्पेशल सर्कमटेंसेज, कुछ ऐसी विशेष परिस्थितियां हैं जिसमें इसको लागू किया जा सकता है, इनमें से कोई नहीं। देखिए, जब मैं संविधान की प्रस्तावना का विधिक स्वरूप की बात करता हूँ, तो बेरूबरी केस की अगर मैं बात करूं, ध्यान रखिएगा ये सारे केस पूछे गए हैं पेरूबरी 1960 में। इसमें क्या बताया गया कि संविधान की जो प्रस्तावना है वो संविधान का भाग नहीं है। ठीक है, बताया गया उसका भाग नहीं है। फिर इसके बाद में आता है केशवानंद भारती। वही केस केशवानंद भारती केस जिसमें संविधान के मूल ढांचे को एक्सप्लेन बताया गया कि भाई संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत दिया गया। देखिए, अब इसमें क्या कहा गया कि जो प्रस्तावना है प्रेम्बल, वो संविधान का अभिन्न अंग है और संसद चाहे तो इसमें संशोधन भी कर सकती है। लेकिन जो संविधान की प्रस्तावना है, इसमें संविधान का पूरा सार निहित है। मतलब अगर आप प्रस्तावना पढ़ें तो प्रस्तावना देख पढ़ने के बाद भी आपको ये पता चलता है कि संविधान कहना क्या चाहता है, पूरे संविधान में आगे क्या लिखा हुआ है और संविधान का उद्देश्य क्या है, ये सभी आपकी प्रस्तावना से झलकते हैं। इस वजह से संविधान की प्रस्तावना अगर देखा जाए तो एक्चुअल में उसका मूल मूल स्वरूप है, मूल स्वरूप का पार्ट है। लेकिन संविधान में की प्रस्तावना में संसद संशोधन जरूर कर सकती है। बस ये ध्यान रखिए कि उसके मूल स्वरूप के साथ छेड़छाड़ न करे, ऐसा कहा गया। ठीक है, लेकिन इसको लागू नहीं करवाया जा सकता है, तो इसका कोई लीगल नेचर नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। इट इज नॉट इनफोर्सेबल। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से भारत के संविधान में किसमें पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन तथा वन एवं वन्य जीवन संरक्षण की बात की है? देखो, हमारे संविधान में जैसे मैं बात करता हूं आपसे आर्टिकल 36 से 51, इसमें आपके डीपीएसपी की बात की गई। इसमें यह भी कई बार पूछा जाता है कहां से लिया गया है, तो आयरलैंड से लिया गया है। और ये पूरा बात की जा रही है आपके पार्ट 4 में, संविधान के भाग 4 में। ठीक है, इसमें अगर मैं बात करता हूं, ध्यान रखिएगा इस चीज को जो मैं बता रहा हूं। इसमें एक्चुअल में जो हमारा 48A है, आर्टिकल 48A, ये बात करता है हमारे लिए। क्या कहता है आर्टिकल 48? ध्यान रखिएगा कि राज्य का यह कर्तव्य है कि वह पर्यावरण, मतलब राज्य को क्या चाहिए कि वह पर्यावरण का संरक्षण करे, संवर्धन करे और साथ ही वन्य जीवों की रक्षा करे। ठीक है, मतलब राज्य का भी यह कर्तव्य है या राज्य की यह ड्यूटी है कि वह पर्यावरण का संरक्षण, संवर्धन और वन्य जीवों की रक्षा का प्रयास करे। ऐसा आर्टिकल 48A कहता है। तो ऑब्वियस सी बात है, डीपीएसपी में भी लिखा है। जब हम मूल कर्तव्यों की बात करते हैं जो कहां से लिए गए हैं, तात्कालीन सोवियत रूस से, तो उसमें 51A आर्टिकल में, ठीक है, जिसको हम कहें पार्ट 4A, पार्ट 4A, इसमें 51A के जी, ध्यान देना, कौन सा आर्टिकल? 51A का जी। 51A का जी क्या कहता है कि प्राकृतिक पर्यावरण जिसके अंतर्गत वन आते हैं, झील आती है, नदी है, वन्य जीव है, इन सभी की रक्षा करना और उसका संवर्धन करना तथा प्राणी मात्र पर दया का भाव रखना, ये हमारा कर्तव्य है, हमारा और आपका कर्तव्य है। ठीक है, तो मूल कर्तव्यों में भी इसकी बात की गई है। इस वजह से इसमें दोनों कथन इसके सही होंगे, ये आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट, 42वें संविधान संशोधन द्वारा किस अनुच्छेद के माध्यम से श्रमिकों की प्रबंधन में भागीदारी, मतलब पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन मैनेजमेंट को सुनिश्चित किया गया, आपको बताना है। देखिए, ये जो 4 आर्टिकल दिए हैं इनको आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। जब हम बात करते हैं आर्टिकल 38 की, तो ये राज्य को निर्देश देता है कि राज्य क्या करेगा। राज्य सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक समानता लाने का प्रयास करेगा। ठीक है, राजनीतिक समानता की बात करता है कि उसका प्रयास
सरकार द्वारा, राज्य द्वारा किया जाएगा। यहाँ राज्य का मतलब उत्तर प्रदेश नहीं, यहाँ जब राज्य की बात होती है तो देश की ही बात की जा रही है और बाकी राज्य की परिभाषा में जो आते हैं, ठीक है। आर्टिकल 39A, आर्टिकल 39 हमारा क्या करता है, आर्टिकल 39A हमारा फ्री लीगल एड की बात करता है। फ्री लीगल एड मतलब निशुल्क कानूनी सहायता। जैसे मान लेते हैं कि कुछ ऐसा तबका भी हमारे समाज में है, हमारे देश में है, कि यहाँ जो है जो अपनी कानूनी सहायता को अफोर्ड नहीं कर सकता, वकील की फीस नहीं, कोर्ट की फीस ये सब नहीं जमा कर सकता, तो उसको निशुल्क कानूनी सहायता दी जाएगी, ये ध्यान रखिए। अनुच्छेद 25 हमारा क्या करता है, हमारा फ्री एवं मैंडेटरी एजुकेशन की बात करता है, ठीक है, मतलब फ्री एवं अनिवार्य शिक्षा, अनिवार्य शिक्षा की बात करते हैं। जब हम आर्टिकल 43A की बात करते हैं तो ये पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर इन मैनेजमेंट की बात है। तो ये चारों आर्टिकल याद कर लीजिएगा, पता नहीं कब आपसे क्या पूछ लिया जाए, कोई भी पूछ लिया जाए तो ठीक है, काम बन जाएगा आपका, याद रखिए। देखिए भारतीय संविधान का अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यक वर्ग को परिभाषित नहीं करता है, ऐसा आपका पहला स्टेटमेंट कर रहा है। दूसरा कह रहा है कि संविधान में केवल भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यक वर्ग को मान्यता देता है। आपको बताना है आखिरकार इसमें से कौन सा कथन सही है, और सही जवाब इसके हिसाब से दीजिए कि भाई दोनों कथन सही है, एक्सप्लेन कर रहा है कि नहीं कर रहा है। देखिए जब हम आपसे बात करें आर्टिकल 30 की, ध्यान रखिएगा, तो आर्टिकल 30 हमारा क्या कहता है कि अल्पसंख्यकों को ये अधिकार होगा। आर्टिकल 30 ध्यान देना कि जो अल्पसंख्यक हैं, अल्पसंख्यकों को अधिकार होगा, किस चीज का अधिकार होगा, कि वो शिक्षण संस्थाएं जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हैं उन शिक्षण संस्थाओं की स्थापना करें, ठीक है, और उनका प्रशासन करें। स्थापना एवं प्रशासन, इसमें ध्यान देना, इसमें कोई ये परिभाषा नहीं दी गई है कि अल्पसंख्यक शब्द क्या होता है, अल्पसंख्यक वर्ग क्या होता है, कोई परिभाषा नहीं दी गई। सिर्फ अल्पसंख्यकों के अधिकारों के बारे में बात की गई है कि वो शिक्षण संस्थानों की स्थापना करेंगे और उसका जो है प्रशासन करेंगे, ठीक है। और दूसरा जो मैं आर्टिकल की 31 देखो, दूसरा जो लिखा हुआ है एक्चुअल में 31, 30 का 1 क्या कहता है, 31 नहीं, 30 का 1 क्लॉज 1 ये कहता है कि भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यकों की बात करता है। तो ये दोनों कथन अपने आप में सही हैं, लेकिन दोनों ध्यान देना एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं, तो बी इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट, निम्नांकित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। जब भी आप क्वेश्चन हल करें, जब सामने एग्जाम में बैठे, तो हर क्वेश्चन में ये जरूर देख लीजिएगा कि नहीं तो नहीं लिखा है। कभी कभी हम लोग सही जवाब देख के चले आते हैं कंफ्यूजन में, सही के चक्कर में पूरा क्वेश्चन पढ़ जाते हैं, वहां लिखा नहीं होता है, तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। देखिए अगर मैं बंदी प्रत्यक्षीकरण की या मतलब परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार परीक्षा, सर्सियोरी किसी की भी बात करता हूँ, तो पहले भी जो मैंने 5 साल के आपके पेपर का एनालिसिस कराया है, इसमें कई बार मैंने एक एक इन सभी जो है रीट को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो हेयर आई एम नॉट गोइंग टू एक्सप्लेन दैट, बट हाँ आपको बताऊंगा जरूर। देखो जब हम हमारे एक्चुअल मूल अधिकारों का हनन होता है, सिर्फ मूल अधिकारों का, तो हम आर्टिकल 32 के तहत डायरेक्ट जो है सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, लेकिन किस केस में, जब हमारे मूल अधिकारों का हनन हो, और सुप्रीम कोर्ट एक रिट जारी करती है इस तरह से। लेकिन जब हमारे फंडामेंटल राइट या लीगल किसी भी राइट का हनन हुआ हो, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, आर्टिकल 226 के तहत हम हाई कोर्ट जा सकते हैं। इससे आपको क्या पता चलता है कि हाई कोर्ट का जो रिट क्षेत्राधिकार है वो ज्यादा विस्तृत है। अब इसमें ध्यान देना, बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब है जैसे आपको किसी को भी अगर गलत तरीके से, गलत प्रोसेस से बंदी बना लिया गया है, तो सुप्रीम कोर्ट या मतलब हाई कोर्ट जाएगा, और जाने के बाद कोर्ट उसमें बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट के माध्यम से आदेश देगा कि उस शरीर को, उसको हमारे सामने प्रेजेंट करो, टू हैव द बॉडी ऑफ, ठीक है। जब परमादेश की बात होती है, मैंडमस की, तो किसी भी पब्लिक अथॉरिटी जो काम नहीं कर रही है, तो उसको कोर्ट आदेश देती है कि वी कमांड, हम आदेश देते हैं इस काम को आप करिए। जब प्रतिषेध की प्रोहाइबिशन, तो इसको रीट ऑफ प्रोहाइबिशन कहा जाता है। जब लोअर कोर्ट मतलब जैसे हायर कोर्ट लोअर कोर्ट को इशू करके किसी भी केस की सुनवाई के लिए मना कर सकता है, तो रीट ऑफ प्रोहाइबिशन है। ये टू बी सर्टिफाइड नहीं, टू बी सर्टिफाइड जो रीट है वो सर्शियरी है, ठीक है, सर्शियोरेरी, ध्यान रखिएगा, जिसको हम कहते हैं उत्प्रेषण, ठीक है।
अधिकार परीक्षा मतलब किसी भी पब्लिक अथॉरिटी को जो किसी काम को करने के अधिकार में नहीं है, किसी पद पे बैठी है, उसको कोर्ट पूछता है कि बाय व्हाट अथॉरिटी। तो इसमें से केवल और केवल सी जो है आपका नहीं है। टोटल 5 रेट हैं, पांचों रेट मैंने आपको यहाँ बता दी हैं, ध्यान रखिएगा। किसने कहा कि भारत एक अर्ध संघात्मक राज्य है? देखिए, भारत पूरी तरह से संघात्मक नहीं है, क्योंकि इसमें जो शक्तियां हैं भारत में, अधिकांश शक्तियां केंद्र की तरफ झुकी हुई हैं। और यही कारण है कि आप लोग बहुत पढ़े हो इसके बारे में कि केसी वेयर ने इसको अर्ध संघात्मक कहा है, यानी क्वासी फेडरल कहा है। इंडिया इज अ क्वासी फेडरल स्टेट, बट ये कहा गया है। कभी आपके सामने आ जाए कि संविधान में क्वासी फेडरल लिखा हुआ है, तो ऐसे चक्कर मत पड़ना, ठीक है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 162 के शीर्षक के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है, आपको बताना है। देखिए, अगर मैं बात करता हूं आपसे आर्टिकल 162, तो आपको सिर्फ यही बताना है कि आखिरकार आर्टिकल 162 कहता क्या है। देखो, आर्टिकल 162 क्या कहता है कि किसी भी राज्य की जो कार्यपालिका शक्ति है, ठीक है, जो किसी भी राज्य की एग्जीक्यूटिव पावर है, वो उस हद तक विस्तृत है, वहां तक विस्तृत है जहां तक उस राज्य को कानून बनाने की शक्ति है। कहने का मतलब, जिन जिन विषयों पे राज्य को कानून बनाने की शक्ति है, उन विषयों तक राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है। तो ये किसकी बात करता है? एक्सटेंशन ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ स्टेट, राज्य की कार्यपालिका शक्ति के विस्तार की बात करता है। आपको कमेंट में बात करना है कि कंडीशंस ऑफ गवर्नर्स ऑफिस किस आर्टिकल में दी गई है, इसके बारे में आपको जवाब देना है, कमेंट में जवाब दीजिए फटाफट। नेक्स्ट, ये एक सवाल है और इसमें बताया गया कि आखिरकार वह कौन सा वर्ष है जब अकाउंटिंग को ऑडिटिंग से अलग कर दिया गया, और तथा जो कैग है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, उसका कार्य क्या किया गया, केवल सरकारी लेखा तक सीमित कर दिया गया, ठीक है। उसका केवल ऑडिटिंग तक सीमित किया गया, गवर्नमेंट ऑडिटिंग तक सीमित कर दिया गया और अकाउंटिंग को उससे अलग कर दिया गया। आपको बताना है आखिरकार कौन सा वर्ष है। पहले क्या है, देखो 1977 से पहले दोनों, सॉरी 1977 बोल रहा हूं मैं, 1976 के पहले ये दोनों एक साथ में थे। 1976 से इनको अलग कर दिया गया। अब साथ में आपको कमेंट में बताना है कि जो ऑफिस ऑफ कैग है, कैग की बात किस आर्टिकल में की गई है, इसका आप कमेंट में जवाब दीजिए। और कमेंट में आप सभी लोग जितने भी क्लास देख रहे हैं जवाब दिया करिए, उससे क्या होता है, उससे आपको याद हो जाती हैं चीजें, ठीक है। और साथ ही मेरा टेलीग्राम चैनल पर जुड़ लीजिए, इसमें करंट अफेयर से रिलेटेड क्विजेज होती रहती हैं, आराम से करिए, ठीक है। नेक्स्ट, भारतीय संघात्मक व्यवस्था के संबंध में कौन सा कथन सही है? विद रेफरेंस टू द फेडरल सिस्टम इन इंडिया व्हिच ऑफ द स्टेटमेंट इज करेक्ट, इज आर करेक्ट, ध्यान देना, सही है। भारतीय संविधान के अंतर्गत राज्यों को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है, मतलब राज्य चाहे तो संघ से अलग नहीं हो सकते। जैसे मतलब वेस्ट बंगाल चाहे मिजोरम चाहे कुछ चाहे कि हम संघ से अलग हो जाएंगे, अलग देश बनेंगे, तो अलग नहीं हो सकता, ऐसा कहने का। दूसरा बता रहा है कि अलग होने मात्र की वकालत करने पर व्यक्ति की स्वतंत्रता, मतलब फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड स्पीच मिलेगी आपको, ठीक है। अब आपको बताना है, मतलब अगर कोई कहता है कि भैया हम देश से अलग होना चाहते हैं, तो उसको अगर मना किया जाता है तो टिक 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 करके कोर्ट जा सकता है कि देखो हमारा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो है उसको छीना जा रहा है। अब आपको बताना है कि इसमें से कौन सा कथन सही है। देखिए, अगर हम संविधान की बात करते हैं, तो संविधान का जो आर्टिकल 1 है, उसमें क्या कहा गया है, उसमें भारत को कहा गया है यूनियन ऑफ स्टेट, यूनियन ऑफ स्टेट, यानी कि भारत क्या है, राज्यों का संघ है, राज्यों का संघ है, मतलब राज्यों का संघ है, मतलब राज्यों के बीच किसी समझौते का परिणाम नहीं है, कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ है राज्यों के बाद में। इसके अलावा भारत, इसकी जानते हो भारत को क्या कहा जाता है? भारत को कहा जाता है अविनाश, विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ, ठीक है, विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ। इसका मतलब क्या है कि डिस्ट्रक्टिव स्टेट्स ऑफ इनडिस्ट्रक्टिव यूनियन, मतलब राज्यों का तो विनाश हो सकता है लेकिन संघ का विनाश नहीं हो सकता है, ठीक है। इससे ये पता चल रहा है इस स्टेटमेंट में कि राज्यों का अस्तित्व नहीं है, राज्यों का अस्तित्व परमानेंट नहीं है, उनका विनाश किया जा सकता है, लेकिन संघ अविनाशी है, पता चल रहा है ना। तो इसका मतलब अलग होने का अधिकार राज्यों को नहीं है। अगर राज्य अलग होना चाहे तो व्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं मिलेगी, बल्कि राज्य खत्म हो सकते हैं। जैसे अभी हाल ही में मिजोरम के सीएम गए थे, यूएसए में बोल के आए थे ना, जिस तरह से कि क्रिश्चियन कंट्री के बारे में, मैंने इस पे एक वीडियो भी बनाया, अलग की कंट्री की वकालत करके आए थे। अब अगर थोड़ा सा और वकालत कर दें तो केंद्र क्या कर सकता है, केंद्र उस
मिजोरम का जो है क्या करेगा, जो है विनाश करके थोड़ा थोड़ा बगल बगल के राज्यों में मिला देगा, मिजोरम ही खत्म। ठीक। तो उसी तरह से मैं एक बात कह रहा हूं आपको कि राज्यों का विनाश हो सकता है तो अब व्यक्ति की स्वतंत्रता स्वतंत्रता नहीं मिलेगी, बल्कि आप खत्म हो सकते हैं, अस्तित्व आपका खत्म हो सकता है अगर ऐसी आप बात करेंगे, समझ लीजिएगा। तो इस वजह से इसमें केवल एक सही है। भारतीय संविधान के अंतर्गत संघ से राज्यों को अलग होने का अधिकार नहीं है। ठीक। यूएसए में ऐसा नहीं, यूएसए में हो सकते हैं अलग, हालांकि वहां का सुप्रीम कोर्ट इतना पावरफुल है, वो होने नहीं देता है जनरली। प्रधानमंत्री कार्यालय पीएमओ के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, आपको बताना है। इट केम इनटू एग्जिस्टेंस इन 1977 या 1977 में अस्तित्व में आया। इसका प्रधान कैबिनेट सचिव होता है, आपको बताना है आखिरकार कौन सा सही है। देखिए, अगर मैं 1977 के पहले की बात करूं तो पहले इसको प्रधानमंत्री सचिवालय कहा जाता था, पीएमओ प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटरीट। ठीक है, क्या कहा जाता था, प्रधानमंत्री सचिवालय इसको बोला जाता था। 1977 से इसका नाम चेंज हो गया और पीएमओ कर दिया गया। ये एकदम सही स्टेटमेंट है आपका। और इट इज हीडेड बाय नॉट कैबिनेट सेक्रेटरी, बल्कि प्रधानमंत्री के चीफ सेक्रेटरी द्वारा ये हीडेड होता है, मुख्य सचिव। ठीक है, मुख्य सचिव। तो इस वजह से ये सेंटेंस आपका गलत हो जाएगा, इसमें आपका सी सही जवाब। ठीक है, नेक्स्ट। धन विधेयक के संबंध में किस अनुच्छेद में धन विधेयक को परिभाषित किया गया है। देखो, आयोग का मैं बात करूं, कुछ आर्टिकल्स बड़े फेवरेट हैं, कुछ टॉपिक बड़े फेवरेट हैं, हर बार कुछ ना कुछ पूछ लिया जाता है। एक आपका मनी बिल से संबंधित, ठीक है, मनी बिल। और दूसरा आपका जो आर्टिकल 17 है, इसको भी पढ़ लीजिएगा, कुछ ना कुछ पूछता ही है। आर्टिकल 19 भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ये भी आप पढ़ लीजिएगा। ये सभी कुछ आर्टिकल्स आप एक बार पढ़ लीजिएगा, इनसे कुछ ना कुछ पूछता रहता है। और साथ में ज्वाइंट सेशन के बारे में ये सब पूछता है, ये सब मतलब फेवरेट है सब। तो उसी तरह समझ, देखो जो आर्टिकल 109 है, इसमें प्रोसेस ऑफ मनी बिल बताया गया है, परिभाषा नहीं है। ठीक है, प्रोसेस ऑफ मनी बिल के बारे में बात की गई है, प्रक्रिया के बारे में बात। जो आर्टिकल 110 है, ये मनी बिल के बारे में बात करता है, तो ये इसका सही जवाब हो जाएगा। अनुच्छेद 111 जानते हो, प्रेसिडेंट असेंस की बात करता है, मतलब राष्ट्रपति की विधेयक को स्वीकृति की बात करता है। ठीक है, मतलब संसद से पास होने के बाद राष्ट्रपति स्वीकृति देता है, तभी वो कानून बनता है। अनुच्छेद 112 क्या करता है, बजट की बात करता है। बजट शब्द को कहीं भी वहां मेंशन नहीं किया गया है, वो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात करता है, जिसको हम बजट कहते हैं। ठीक, तो भी इसका सही जवाब हो गया, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला दिया है कि महाराजा अग्रसेन ने क्या किया, महाराजा हरि सिंह ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए। ठीक है, जम्मू कश्मीर के विलय पत्र पर, जब उनको लगा कि अब हम बचेंगे नहीं और अब जो है पाकिस्तानी जो घुसपैठी हैं वो हमें ले डूबेंगे, तब उन्होंने हस्ताक्षर किया। दूसरा, भारत का संविधान लागू हुआ। तीसरा है कि जम्मू कश्मीर की प्रभु सत्ता संपन्न संविधान सभा ने भारत में विलय को अनुमोदित किया। चौथा है, जम्मू और कश्मीर राज्य का संविधान लागू हुआ। आपको क्रोनोलॉजी में सेट करना है, आपको मैं बताता हूँ। देखो, अगर मैं बात करता हूँ महाराजा हरि सिंह ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर कब किया था, तो हस्ताक्षर इन्होंने किया है 24 अक्टूबर 1947 को हस्ताक्षर किया, जब लगा कि अब नहीं बचेंगे। ठीक, इसके बाद भारत का संविधान लागू होने की बात करते हैं तो 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ है। तो पहले इन्होंने क्या किया है, 26 अक्टूबर 1947 को जो विलय पत्र पर हस्ताक्षर किया है, इसके बाद में जम्मू कश्मीर की प्रभुसत्ता संपन्न संविधान सभा भी बनी है। ठीक है, कब बनी है, 1950 के बाद ही बनी है। उसने उसको अनुमोदन दिया है, अनुमोदन किया है। ठीक है, लेकिन 26 तब तक हमारा संविधान लागू हो चुका था। बाद में जिस जम्मू कश्मीर की संविधान सभा को डिजोल्व कर दिया गया, संविधान लागू हो गया, क्योंकि संविधान सभा भंग हो गई थी। अभी जब आर्टिकल 370 को एब्रोगेट किया गया है, तो आप सभी जानते हैं कि उसमें बात आई थी कि संविधान सभा है ही नहीं, तो कैसे किया जा सकता है, क्योंकि संविधान सभा डिजोल्व हो चुकी थी। अब देखो, ये क्या है, ये लागू हुआ है, ये भी 26 जनवरी को ही लागू हुआ है यहाँ का संविधान, लेकिन 1957 में लागू हुआ है। तो अब ध्यान रखिएगा, सबसे पहले विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए गए, फिर भारत का संविधान लागू हुआ है। इसके बाद जम्मू कश्मीर की जो संविधान सभा थी वो बनाई गई है, और उसने क्या किया है सॉरी, जम्मू कश्मीर का भारत में विलय हुआ है, इसको अनुमोदित किया है, इसका सेशन दिया है। इसके बाद में जम्मू कश्मीर का संविधान 1957 में लागू हुआ है। तो
तो इसका क्रोनोलॉजी क्या आएगी, 1 2 3 4, सी इसका सही जवाब होगा, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, आपको बताना है। देखो, सार्वजनिक स्वास्थ्य इधर दिया हुआ है, जनगणना, राज्यसभा में सीटों का बंटवारा, दल बदल विरोधी का एंटी डिफेक्शन लॉ, और राज्य सूची, संघ सूची, द्वितीय अनुसूची, 10वीं अनुसूची, कौन सा सुमेलित नहीं है। देखिए, जब मैं अनुसूची की बात करता हूं तो आप समझ लीजिए जो हमारा 7th शेड्यूल है, इसमें क्या किया गया है, इसमें 3 अनुसूचियां मुख्य रूप से दी गई। पहला यूनियन लिस्ट, दूसरा स्टेट लिस्ट, और तीसरा कॉन्करेंट लिस्ट, मतलब केंद्र सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। इसमें 100 सब्जेक्ट हैं, स्टेट में 61 हैं, और इसमें 52 है। अब देखो, यूनियन लिस्ट में जो सब्जेक्ट है इन पे केंद्र कानून बनाता है पार्लियामेंट, स्टेट लिस्ट में जितने सब्जेक्ट हैं उन पे स्टेट कानून बनाता है राज्य, और जो कॉन्करेंट लिस्ट में उसमें राज्य और स्टेट दोनों कानून बना सकते हैं। जो इसमें भी नहीं उनके लिए अवशिष्ट शक्तियां रखी गई, रेजिड्यू पावर जो केंद्र को दी गई। ठीक है, अब इसमें सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं स्वच्छता, अब आप ये बताइए, आपके यहाँ साफ सफाई होती है, कौन करता है भाई, जाहिर सी बात है वो निगम का काम है, तो इस वजह से वो राज्य और पंचायत या नगर पालिका है, राज्य का विषय है, तो राज्य सूची में आएगा। जनगणना किसका काम है, संघ का, क्योंकि अभी हाल ही में याद होगा जब बिहार में जातिगत जनगणना हुई थी, इस पर कोर्ट ने रोक लगाया था, तो उसने बताया था ये जातिगत जो सर्वे किया जा रहा है उसके बहाने से जनगणना की जा रही है, जनगणना करना संघ का कर्तव्य है, संघ की ड्यूटी, आपके राज्य की नहीं। ठीक है, तो ये संघ सूची का विषय है। राज्यसभा में जो सीटों का बंटवारा है वो चौथी अनुसूची में है, 4th शेड्यूल में है। ठीक है, चौथी अनुसूची, द्वितीय में नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, द्वितीय में नहीं। अच्छा, कमेंट में आप लोग बताओ कि आखिरकार जब द्वितीय में ये नहीं तो द्वितीय में है क्या, और दल बदल कानून जो है क्या है, 10th अनुसूची में है, और द्वितीय अनुसूची में क्या है, ये आप लोग कमेंट में बताओ। कमेंट में बताया जरूर करिए, क्योंकि इससे क्या होता है, इससे आप लोगों को याद होता है, तो कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक है, चलिए आगे बात करें, बढ़े आगे, हो गया। चलो भाई, देखते हैं आगे, आओ। तो हाँ, तो इसका जवाब कौन सा हुआ, इसका जवाब ये हुआ सी, ये सही नहीं है। ठीक, नेक्स्ट बताइएगा सेकंड शेड्यूल में क्या है भाई, शपथ है जो है दिए गए हैं या कुछ और दिया गया है, आप बताओ उसके बारे में, हम जानना चाहते हैं। देखो, ये दिया है स्टेटमेंट और रीजन, असर्शन है रीजन, आपको बताना है सही एक्सप्लेन कर रहा है, नहीं दोनों सही है नहीं। केंद्रीय कानूनों का संवैधानिक वैधता के संबंध में भारत के सर्वोच्च न्यायालय को अनन्य अधिकारिता है। मतलब इसका मतलब ये नहीं कह रहा है कि सिर्फ उसी को है, नहीं, दिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज एक्सक्लूसिव ज्यूरिडिक्शन, उसका एक्सक्लूसिव ज्यूरिडिक्शन है रिगार्डिंग कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ सेंट्रल लॉज। दूसरा दिया हुआ है सर्वोच्च न्यायालय भारतीय संविधान का संरक्षक है, आपको बताना है। देखो, आप समझिए, कोई भी केंद्रीय कानून है उसको सुप्रीम कोर्ट चेक कर सकता है कि उसका प्रोसेस सही अपनाया गया है कि नहीं, वो संविधान के मूल ढांचे का हनन करता है कि नहीं करता है, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो फंडामेंटल राइट का हनन कर रहा हो। अगर ऐसा कुछ करता है तो सुप्रीम कोर्ट को ये अधिकार है कि वो क्या करता है, उस कानून को रद्द कर सकता है, या उस कानून के उतने भाग को रद्द कर सकता है जो फंडामेंटल राइट या मूल ढांचे का उल्लंघन करते हैं। ठीक है, ऐसा वो क्यों करता है, क्योंकि संविधान का संरक्षक सुप्रीम कोर्ट को माना गया है, उसका इंटरप्रिटेशन करना कॉन्स्टिट्यूशन का ये भी उसको अधिकार है। ठीक है, तो उसका संरक्षक, उसका गार्जियन उसको माना गया है, इसीलिए इस वजह से ये इसका सही जवाब होगा। ठीक है, नेक्स्ट, पंचायतों के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, आपको बताना है। 50% सीटें अनुसूचित जाति और जनजाति की महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। ग्राम सभा एक निकाय है जिसमें गांव के रहने वाले सभी लोग सम्मिलित हैं। मध्यवर्ती स्तर पर एक पंचायत होगी। आपको बताना है आखिरकार कौन सा कथन सही है, सही बताना है आपको, ट्रू रॉन्ग नहीं फाइंड आउट करना है। ठीक, देखो, अगर मैं पंचायतों की बात करता हूं तो हमारा 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992 के माध्यम से जो है लाए गए। 73rd में रखा गया कब, क्या, इसमें रखा गया पंचायत। ठीक है, और इसमें रखा गया नगर पालिकाएं, नगर पालिकाएं। इसमें क्या किया गया, अगर मैं महिलाओं की बात करूं तो 33% आरक्षण इनमें दिया गया महिलाओं को, 33%, मतलब 1/3। ठीक, और इसमें यह भी कहा गया कि राज्य चाहे तो इसको अप टू 50% बढ़ा सकता है।
ठीक है, कर सकता है, ध्यान रखिएगा, बात समझिएगा मेरी, कर सकता है। इसमें क्या कहा गया है, 50% सीटें आरक्षित होंगी, मतलब यहाँ मैंडेटरी की बात की जा रही है, और मैंडेटरी ऐसा नहीं है, मैंडेटरी कितना है 33%, राज्य चाहे तो 50% तक उसको कर सकता है, ठीक, बट वो भी मैक्सिमम है। ग्राम सभा एक निकाय है जिसमें गांव के रहने वाले सभी लोग सम्मिलित, सभी लोग नहीं होते हैं, बच्चे और ऐसे लोग नहीं है, नाबालिग लोग। इसमें क्या है, इसमें है जो जिनका नाम मतदाता सूची में है, वोटर लिस्ट में जिनका नाम है, वो उनसे ग्राम सभा बनती है, ठीक है, सूची में नाम है उनसे बनती है, ध्यान रखिएगा इस चीज, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। और इसमें 3 तरह के जो है एक्चुअल में बात की गई, एक ग्राम पंचायत की, एक मध्य स्तर पर जिसको पंचायत समिति या ब्लॉक समिति कहा गया, और दूसरा जिला, तीसरा जिला पंचायत, तो 3 तरह। तो मध्यवर्ती पे क्या हुआ, पंचायत समिति होगी, एक पंचायत होगी जिसको पंचायत समिति, ठीक है, तो इसमें केवल और केवल डी इसका सही जवाब। नेक्स्ट, भारत में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? 26 जनवरी, 2 अक्टूबर, 21 अप्रैल, 24 अप्रैल। देखो आप ध्यान से समझो, मैंने अभी आपको बताया कि 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया है, और मैंने बताया कब आए, 1992 में आए, लेकिन जो इनको लागू किया गया, लागू इनको कब से किया गया, इनको लागू किया गया 24 अप्रैल 1993 से इसको लागू किया, ध्यान रखिएगा। और इसी वजह से 24 अप्रैल को क्या किया जाता है, पंचायती राज दिवस मनाया जाता है, नेशनल पंचायती राज डे। अब सवाल ये उठता है कि 1993 से मनाया जाता है, नहीं, इसको मनाने का निर्णय लिया गया 2010, तो 2010 से मनाया जाता है, ये ध्यान रखिए, ठीक। भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं? देखो भारत की संविधान की 11वीं अनुसूची में रखा गया है पंचायत, राज्यों के जो विषय हैं उसमें से पंचायतों को क्या किया गया है, 29 सब्जेक्ट दिए, 29 विषय। भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची के प्रावधान निम्नलिखित में से किस राज्य में लागू होते हैं, आपको बताना है। त्रिपुरा, सिक्किम, सिक्किम, नागालैंड और उपरोक्त सभी। देखो मैं आपको बताऊं, एक तो हम बात करते हैं 5th शेड्यूल की। जब मैं 5वीं अनुसूची की बात करता हूं तो इसमें क्या किया गया है, जो शेड्यूल ट्राइब एरियाज हैं, मतलब जनजातीय क्षेत्र, जनजातीय क्षेत्र, इनके प्रशासन की बात की, लेकिन कुछ जनजातीय क्षेत्र ऐसे हैं जो उससे छूट गए हैं और उनको 6 शेड्यूल में अलग से रखा गया है, 6 शेड्यूल में, इसको ATMM, जिसको हम शॉर्ट में क्या लिख सकते हैं याद करने के लिए, ATM स्क्वायर, ठीक है, जिसमें असम का मतलब, ए का मतलब है असम, टी का मतलब है त्रिपुरा, एम का मतलब है मेघालय, और इस एम का मतलब है मिजोरम। कहीं कहीं पूछ लिया जाता है कि कौन सा इसका हिस्सा है, उसमें मिजोरम और मणिपुर दोनों दे दिया जाता है, और आप इस फॉर्मूलों से भी कंफ्यूज हो जाओगे, तो मेघालय और मिजोरम है, मणिपुर न ध्यान, ठीक है। अब इसमें देखो न सिक्किम है न नागालैंड है, 6th में त्रिपुरा इसका सही जवाब है, ठीक, समझ के। अब देखिए इसी के साथ में पॉलिटी और संविधान से रिलेटेड जितने सवाल आपके यूपी पीसीएस 2019 में पूछे गए थे वो सभी होते हैं खत्म। अब जो आज या कल में जो सब क्लास आपको मिलेगी उसमें अर्थव्यवस्था, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड जो सवाल आपके यूपी पीसीएस 2019 में पूछे गए हैं उनको किया जाएगा। अब अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना मत भूलें, और साथ ही दोस्तों के साथ भी शेयर करें, और मेरे इस टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ें, क्योंकि यहाँ पर क्या है, आपको बहुत कुछ मिल रहा है। करंट अफेयर के डेली क्विजेज, बहुत सारी क्विजेज मिल रही हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत अच्छी होंगी, ठीक है। चलिए धन्यवाद आप सभी का।